हाय एवरीवन, स्टडी IQ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जम्मू कश्मीर का जो PCS हुआ था पेपर 1 उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं डिस्कशन के, जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए। ध्यान रखिए, इस डिस्कशन का पर्पस मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नहीं है कि कितने आंसर सही हैं, क्या आंसर है। आंसर तो कहीं से भी हमें समझ लग सकता है। हमारा पर्पस ये है कि क्वेश्चन अगर आए हैं तो उनके लिए कौन सा सोर्स फॉलो किया गया है, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बिल्कुल भी सुने हुए नहीं थे, उनको भी आप लॉजिक से कैसे अपने लॉजिक को लगा के एट द टाइम पेपर में बैठ के सॉल्व कर सकते थे, वही इस डिस्कशन का पर्पस रहेगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं डिस्कशन को। देखिए, 51st क्वेश्चन जो था वो आपका वेराइटी ऑफ डॉल्फिन्स के ऊपर था। रिवर गंगा, जो फ्रेश वाटर है रिवर गंगा का, वहां पे डॉल्फिन मिलती हैं, एक उनका आपसे नाम पूछा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आया है। जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी को बहुत इंटेंस होके बहुत 3-4 बार रीड देके पढ़ा है तो वो जानते हैं कि ये सुसु डॉल्फिन के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। देखिए, जो एनसीईआरटी में साइड में कॉलम्स होते हैं ना, छोटे छोटे डाटा वाले, इंफॉर्मेशन वाले, वहां पे इनका मेंशन है सुसु का। ठीक है, ये डॉल्फिन जो है गैंजेटिक डॉल्फिन, इन्हें हम सुसु बोलते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं जो होती है सुसु की साउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फ्रेश वाटर में ही मिलती हैं। ठीक है, जहां पे वाटर जो है वो गंदगी वाला होगा, टर्बिडिटी होगी, वहां पे ये आपको नहीं मिलेंगी। तो गैंजेटिक डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, आप ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से था। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था पर्टिकुलरली वो नॉन नेटिव स्पीशीज पे था। नॉन नेटिव स्पीशीज वो होते हैं कि जो उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करते, वो वहां पे उनका जन्म नहीं हुआ होता, वो कहीं से बाहर से आए हुए होते हैं और वहां पे आके रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन नेटिव स्पीशीज। तो ये कहा गया है कि नॉन नेटिव स्पीशीज जो हैं वो इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश हो जाते हैं सक्सेसफुली। अब आपको ये बताना था कि वो इन्वायरमेंट को किस किस तरीके से डैमेज करते हैं। तो डैमेज करने के आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। हम लास्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, फोर्थ से। फोर्थ था कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं क्योंकि उनका बायोटिक पोटेंशियल कम होता है। उनका बायोटिक पोटेंशियल अगर कम होगा तो वो इन्वायरमेंट को हार्म कैसे करेंगे। अगर उनका बायोटिक पोटेंशियल हाई होगा तब तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान कर पाएंगे ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होने शुरू होंगे, बहुत ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, कॉमन सेंस से कर रहे हैं हम, लॉजिक से करेंगे पूरा क्वेश्चन। तो फोर्थ तो गलत है, फोर्थ को हटा दीजिए, यहां से फोर्थ गया, ये गया। ठीक है, अब हम 50-50 ऑप्शन पे आ गए। थर्ड देखिए, थर्ड में ये कहा गया है कि जिस रीजन में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है वहां पे उनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। तो एक बात बताइए कि बाहर से कोई स्पीशीज को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक जंगल है ए, यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब यहाँ पे इसका कोई एनिमल है ही नहीं, नेचुरल एनिमी की बात हो रही है। अच्छा, ये जो ए में स्पीशीज डाले गए हैं, मान के चलिए स्पीशीज है एस को यहाँ डाला गया फॉरेस्ट ए में। अगर एस स्पीशीज नॉन नेटिव है, यानी कि वो इस जगह का है ही नहीं, तो हमने केवल एस स्पीशीज को यहाँ डाल लिया, लेकिन हम एस के जो प्रेडेटर हैं, यानी कि एस जो है फूड चेन में एस के जो प्रेडेटर हैं, जो स्पीशीज एस को खाते हैं, हमने उनको तो नहीं डाला यहाँ पे। तो एस तो हमेशा यहाँ जिंदा रहने वाला है क्योंकि इसका तो कोई एनिमी नहीं है, इसका तो कोई प्रीडेटर है ही नहीं इस जंगल में नेचुरली, क्योंकि ये तो नेचुरली यहाँ का एनिमल ही नहीं है, ये तो नेटिव है ही नहीं यहाँ का, है ना। तो ये कॉमन सेंस से भी अगर हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे नेचुरल एनिमी इसका नहीं होगा, नेचुरली ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो एस स्पीशीज है ये नेचुरली इस रीजन से बिलोंग नहीं करता। तो ये पॉइंट करेक्ट है कि नेचुरल एनिमी उसका नहीं होता उस रीजन में। तो यहाँ पे अगर उसका नेचुरल एनिमी नहीं होगा तो वो जो है एस स्पीशीज, इसके प्रेडेटर कभी नहीं होंगे और ये जिंदा ही रहता जाएगा, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जाएगी। जब यही पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा तो यहाँ के बाकी जो ए जंगल के रहने वाले हैं उनको खाता जाएगा, खत्म करता जाएगा। तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि आपका जो बैलेंस है बायोडाइवर्सिटी का वो बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट है। अब क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर 3 अगर सही है तो आंसर पे तो पहुंच गए ना, आंसर तो बी हो गया क्योंकि यहीं पे 3 लिखा हुआ है। 1 और 3 करेक्ट है। अब आपको सेकंड देखने की भी जरूरत नहीं है, ना फर्स्ट देखने की जरूरत है, हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
कि बेटर एडेप्टेशन टू द न्यू इन्वायरमेंट, ये इसलिए भी नुकसान करते हैं क्योंकि ये अपने नए इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं और जिंदा भी रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। जब जिंदा रह लेते हैं तो खुद तो जिंदा रह लेते हैं, लेकिन जो नेटिव स्पीशीज होते हैं, एंडेमिक होते हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। ना केवल उनको खा पी लेंगे, लेकिन बात ये है कि वहां वो नेटिव स्पीशीज जो चीजें खाते हैं, उनकी जो फीडिंग एलिमेंट है, ये जो नॉन नेटिव है, ये उनके फीडिंग एलिमेंट को भी आके खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फूड का शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है। सेकेंड था कि ऑल द नाइचेस आर यूटिलाइज्ड बाय नेटिव स्पीशीज। तो देखिए यहाँ नेटिव्स की बात हो रही है कि नेटिव जो है वो सारे हैबिटेट को यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो ये गलत पॉइंट है। बात हो रही है नॉन नेटिव की, नुकसान नॉन नेटिव की वजह से होता है, ध्यान रखेंगे, नेटिव की वजह से नहीं होगा क्योंकि वो तो वहीं पे रह रहे हैं ना, वो तो उनका घर है। तो सेकंड पॉइंट इसलिए भी गलत है। आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका लियाना डेंसिटी के ऊपर था। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में ये आपको मिलती है, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना था। देखिए अगर आप इक्वाडोर वाले रीजन में, ब्राजील वाले एरिया में जाएंगे, वहां पे आपको ये खूब मिलेंगे। बेसिकली ये एक तरीके के क्रीपर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये उस क्लाइंबर्स की कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता था, इस क्वेश्चन को हम टफ कह सकते हैं क्योंकि शायद आपने ये टर्म ना सुनी हो। आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा था, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा था कि इनका प्रेसिपिटेशन से नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये पॉइंट सही है। क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ये आप समझिए। ये क्लाइंबर हैं, देखिए क्लाइंबर को ग्रो करने के लिए बारिश नहीं चाहिए ज्यादा, क्लाइंबर को ग्रो करने के लिए ना एनरिच सॉइल चाहिए होती है, बहुत रिच सॉइल, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। अगर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नहीं है तो क्लाइंबर जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं, ट्री होते हैं, ट्री को तो चाहिए बारिश, ट्री बारिश के बिना नहीं ग्रो कर सकता, लेकिन क्लाइंबर तो ट्री के ऊपर ही गोला गोला बना के ऊपर जाता है ना, क्लाइंबर को चाहिए एनरिच सॉइल। तो इसलिए ये बात सही है कि इसका प्रेसिपिटेशन के साथ नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि जब ज्यादा बारिश हो जाएगी तो जो सॉइल है उसमें ज्यादा लीचिंग हो जाएगी, जो भी न्यूट्रिएंट रिच एनिमल है वो तो लीच डाउन हो जाएंगे, तो सॉइल जो है वो फिर आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी, इसलिए वहां पे क्लाइंबर आसानी से, यानी कि लाना जो है वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनका नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। तो ये पॉइंट आपका सही है, 1 इज राइट। अगर 1 सही है तो डी को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ 2 8 3 है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि इनका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ड्राई सीजन पीरियड के साथ। अब देखिए जब आपने फर्स्ट ऑप्शन सही पकड़ लिया ना तो आप अब आंसर पे पहुंच चुके हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि ड्राई सीजन के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि जितना ड्राई सीजन होगा उतना इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अभी तो ये बोला गया ना कि प्रेसिपिटेशन, अगर यहाँ क्या बोला गया कि प्रेसिपिटेशन अगर ज्यादा है तब इनकी ग्रोथ कम है, अगर प्रेसिपिटेशन कम है तो इनकी ग्रोथ ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन कम होने का मतलब क्या हुआ? ड्राई सीजन होना, जितना ड्राई सीजन ज्यादा है उतनी ग्रोथ ज्यादा है, मतलब ड्राई सीजन के साथ इनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, और वो आपको फोर्थ पॉइंट में दिखाई देगा, इनका ड्राई सीजन के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है। बस आप एक ऑप्शन पकड़ लेते प्रेसिपिटेशन वाला, आंसर पे आप अपने आप आ जाते। सेकंड जो आपका ऑप्शन है, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन राइट है ना, वो अपने आप में ही फर्स्ट ऑप्शन का क्या है, इनवर्स है, यानी कि रिवर्स है। तो आंसर आपका करेक्ट हो गया 1 और 4, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 54th क्वेश्चन इज टफ, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका हाइपर एक्यूमुलेशन पोटेंशियल पे था, यानी कि देखिए कुछ स्पीशीज होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो कुछ मेटल्स को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो और उस एक्यूमुलेशन से क्या होता है, जैसे अगर सोचिए सॉइल में उसने कोई मेटल है एक, उसने सॉइल का जो पोल्यूशन है, सॉइल की जो मतलब सॉइल के अंदर जो मेटल्स हैं, ठीक है, एक स्पीशीज ने सॉइल के अंदर के मेटल को बाउंड कर लिया, बांध लिया अपने साथ, तो फिर सॉइल का पोल्यूशन उससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये मेटल जो है ये यहाँ पे स्पीशीज के पास चला जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल होता है इसको हाइपर एक्यूमुलेशन बोलते हैं। आपको जो करेक्ट पेयर मैच था वो बताना था, इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर ए। आपका 1 और 2 करेक्ट मैच था। ये देखिए इस क्वेश्चन को आप तुक्के से भी नहीं कर सकते थे, ये टफ था, इसका बस आंसर समझिए आप, ठीक है। ये मैंने साइड में आपको मेटल और प्लांट दे रखे हैं, अगर आप फर्दर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसे याद करके जाइएगा, क्योंकि यही एक फिक्स जो है वो लिस्ट है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट से ली हुई लिस्ट है। तो देखिए पहले 2 तो करेक्ट मैच है कि ये दोनों स्पीशीज जिंक और निकल को बाइंड करते हैं। बाकी जो अब बात की जा रही है इकॉर्निया की, तो इकॉर्निया आपका क्रोमियम को नहीं बल्कि कॉपर को बाइंड आउट करता है, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
ये कॉपर को बाइंड करता है, ठीक है। सिमिलरली एस्ट्रागैलस जो है इसके बारे में बोला गया कि ये आयरन को करता है, नहीं ये आयरन को नहीं करता है। आपका जो एस्ट्रागैलस है ये आपका सेलेनियम को बाइंड करता है। तो ये दो जो थे वो गलत थे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 1 और 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से ही था, साइंटिस्ट के नाम दिए हुए थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ आपको मैच करना था। अब देखिए कुछ चीजें आपको नहीं भी पता होगी, डार्विन के बारे में तो आप सबने पढ़ा होगा। ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मैं आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी बता रही हूँ ना, उसी से आया ये क्वेश्चन। ये जो डार्विन है इनके बारे में आपने डार्विन की थ्योरी तो पढ़ी होगी, सर्वाइवल वाली, ठीक है, आपको डार्विन का पता होगा। लेकिन बाकी गॉस के बारे में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने इनका नाम सुना होगा, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपने नहीं सुना होगा। देखिए ये जो एक आप मैच करके देख लेते ना तो आपका आंसर ना 50-50 पे चला जाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो गॉस है ना उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, उस प्रिंसिपल का नाम था कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें ये कहा गया था कि अगर नंबर ऑफ स्पीशीज एक जगह पे ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपस में ही एक दूसरे को एक्सक्लूड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वही सरवाइव करता है जो उस कॉम्पिटिशन में जीत सकता है। ये थ्योरी आपकी दी गई थी गॉस के द्वारा, ठीक है। तो डी को अगर 1 से मैच करते तो आप आते ऑप्शन नंबर सी और डी के बीच में, ठीक है, 50-50 पे आ जाते, लेकिन इसके लिए आपको एक पता होना चाहिए था। फिर अब हम डार्विन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि डार्विन के बारे में सबने पढ़ा है ना। डार्विन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो डार्विन ने गैलापागोस फिंचेस पे रिसर्च किया था, ये एनसीईआरटी में मेंशन है पॉइंट। तो इससे अगर आप हिंट ले लेते ना डार्विन का पॉइंट और गॉस का, बस इन दो के बारे में अगर आप जानते और समझते तो ये आंसर कर लेते। डार्विन ने यहाँ पे रिसर्च की थी गैलापागोस के बारे में, आइलैंड है बेसिकली ये, ठीक है, वहां पे ये रिसर्च हुई थी। तो इससे बी जो है वो आपका 3 के साथ मैच होता है, जैसे ही बी 3 के साथ मैच होगा आप आंसर पे आ जाते, ऑप्शन नंबर सी राइट था। बाकी अगर बात करें हचिंसन की तो इन्होंने एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम के बारे में बात की थी। सिमिलरली चार्ल्स एल्टन जो थे इन्होंने आपकी बायोडाइवर्सिटी रेजिस्टेंस हाइपोथेसिस जो था उसे इंप्लीमेंट किया था और उसके बारे में बताया था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, एंड दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए ऐसा नहीं होता कि सारे ही पॉइंट्स आपको पता हो, हम कोई देवता तो है नहीं जो सब जान के रखे है ना कोई महापुरुष है, ऐसा नहीं होता है, किसी के भी माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। लेकिन मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए डार्विन के बारे में और गॉस के बारे में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 12th क्लास की तो इन दोनों के बारे में आपने ये पॉइंट्स पढ़े हैं जो यहाँ लिखे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में। जैसे ही आप इन दो पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं ना आप आंसर पे आ जा रहे हैं। तो एग्जामिनर भी जानता है कि आप कितना कहाँ से पढ़ते हैं, उसी सेंस में क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो उनको पता होगा कि आपने डार्विन और गॉस तो एनसीईआरटी में लिखा है, बेसिक आप वहां से तो पढ़े ही होंगे। अगर जैसे ही आप ये जान लेते कि बी और डी किसके साथ मैच होना है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आराम से। तो वही है कि हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे होते हैं, लेकिन वो हाफ इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो श्योर होनी चाहिए, तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर था, ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, 12th क्लास बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी। देखिए यहाँ बात की गई है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाती है एक स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड एरिया में। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, तो ये ना एनसीईआरटी में टॉपिक पूरा एक डायग्राम बना के कवर किया हुआ है, प्रॉपर एक डायग्राम के साथ ये चीज समझाई गई है। इसके जो रीजंस हैं वो आपके हैं इनब्रीडिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट। इनब्रीडिंग की वजह से, जैसे देखिए ब्रीडिंग की जो कैपेसिटी है छोटी पॉपुलेशन में ब्रीडिंग बहुत कम लोगों में होगी, तो कम ही लोगों में जब ब्रीडिंग होगी तो कम ही स्पीशीज का प्रोडक्शन होगा और कम स्पीशीज सरवाइव कर पाएंगे, तो इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस होती जाएगी। फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे आता है, जैसे वो स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड एरिया में रह रही है तो केवल उन्हीं के आपस में इंटरब्रीडिंग का चांस रह गया। जब उन्हीं के बीच में आपस में इंटरब्रीडिंग हो रही है तो वो जेनेटिकली डाइवर्सिफाई कैसे होंगे, उनके जो जीन्स हैं वो डाइवर्सिफाई तो कभी हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग तो आइसोलेटेड रह रहे हैं ना, उनके बंदे कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे और जाके वहां पे ब्रीडिंग करेंगे। तो इसलिए ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आइसोलेटेड एरिया में होने की वजह से भी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो जाता है। तो ये आपके 2 और 4 जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ का जो एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में ग्रेजुअल चेंज जो आता है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं।
एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो आपकी 11th क्लास बेसिकली एनसीईआरटी जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी वाली, ये क्वेश्चन उससे आया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इस टर्म को हम प्रिसेशन बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे अर्थ का एक्सिस जो है वो ऐसे चेंज होता है, उसमें डायग्राम के थ्रू बताया भी गया है। अर्थ का एक्सिस पहले जैसे ऐसे था, फिर हल्का सा चेंज होगा, फिर ऐसे होगा, है ना, उस चेंज को, धीरे धीरे होने वाले चेंज को प्रिसेशन कहते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? तो होमोस्टेसिस जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें ये बोला गया है कि चेंज जो होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में, उन चेंजेस को रेजिस्ट करना है और हमें बैलेंस बना के रखना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको लेमैन की लैंग्वेज में भी पता है ना कि होमोस्टेसिस का मतलब स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम है, कि हमें इकोलॉजी की कंडीशन को खराब नहीं करना। देखिए, टेंडेंसी ऑफ इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज, इकोसिस्टम में ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो चेंज को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमेशा बना रहता है। होमोस्टेसिस की कंडीशन अगर इफेक्ट हो जाती है तो स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है और बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो सकता है। इसलिए होमोस्टेसिस की कंडीशन के डिफरेंट फीडबैक होती हैं, कोई पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव फीडबैक होती है। ये फीडबैक आपकी इकोसिस्टम में ही वर्क करती है। यानी कि सोचिए, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज होगी कि वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक देके इस चीज को डाउन कर देगी। ठीक है, इस तरीके से होमोस्टेसिस वर्क करता है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहता है। अगर आप फर्स्ट पढ़ लेते पॉइंट और आपने ये टर्म सुनी होती तो आप इसको आराम से करते, क्योंकि बाकी कोई टर्म जो है वो स्टैटिस का मतलब ही हो गया स्टैटिक रहना, मेंटेन रहना। बाकी तीनों ऑप्शन अगर आप देखें ना, तीनों में कहीं पे भी स्टैटिक रहने की बात नहीं की गई है, सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें इक्विलिब्रियम और स्टैटिक होने की बात की गई है। तो ये आप लॉजिक से भी क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के ऊपर था, डिफरेंट आपको टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, आपको मैच करना था करेक्ट ऑप्शन के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ, इतनी आसानी से नहीं हो सकता था। देखिए, अब हम टर्म को तोड़ के इसको करने की कोशिश करते हैं, पहले देख लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, टफ है क्वेश्चन, मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, पहली टर्म है ऑटे इकोलॉजी। ऑटे इकोलॉजी मतलब, ऑटे मतलब सिंगल इंडिविजुअल, है ना, जैसे ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो खुद ही सर्व सक्षम होते हैं, तो ऑटे का मतलब इंडिविजुअल हो गया। अब इसमें आप बी के साथ मैच कीजिए, इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, कि इंडिविजुअल स्पीशीज का जो स्टडी अगर हम करते हैं इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, तो उसे हम ऑटे इकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड पे जाइए, साइन इकोलॉजी। आपकी जो साइन इकोलॉजी है, इसका मतलब है कि प्लांट कम्युनिटीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। मैं मान लेती हूँ कि मुझे नहीं पता ये टर्म, मैं सी पे चली जाती हूँ, थर्ड पे चली जाती हूँ। पहली इकोलॉजी जो होती है वो आपकी स्टडी होती है लाइफ फॉर्म के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में, डिफरेंट एजेस में कैसा इन्वायरमेंट रहा उसके बारे में। अब देखिए, आपको फर्स्ट पता रहता अगर आप ऑटोट्रॉफ की टर्म से रिलेट कर लेते, सेकंड मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया, मुझे थर्ड भी पता लग जाता। कैसे? क्योंकि आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपने टर्म्स पढ़ी होंगी ना, पैलियो क्लाइमेटिक चेंजेस, आपने ये टर्म्स पढ़ी होंगी। जब ग्लेशियर के एज आ रहे थे, उसको पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस कहते थे, कि पुराने टाइम में क्लाइमेट कैसा था। तो पैलियो का मतलब हो गया एजिस के बारे में स्टडी करना। आप यहाँ पे थोड़ा सा हिंट लगा के अगर करते, अगर इसको भी नहीं करना था तो आप इसको आराम से जेन इकोलॉजी से कर सकते थे, क्योंकि जीन इकोलॉजी का मतलब ही हो गया जेनेटिक को स्टडी करना। फोर्थ को डी से कनेक्ट कर दीजिए, फोर्थ डी से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट आपका हो रहा है सी से कनेक्ट, नहीं फर्स्ट हो रहा है बी से कनेक्ट। 1 को बी से और 4 को डी से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ये और ये उड़ जाएगा, केवल ये दोनों ऑप्शन रह जाएंगे, ठीक है, ए और डी। फिर ए और डी में 50-50 का अगर आप चांस लेंगे तो पहली अगर टर्म के बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन टफ था, लॉजिक लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा लॉजिकल आपको होना पड़ता, लेकिन ऐसा था कि आप इसे कर सकते थे, थोड़ा सा बस आपको घबराना कम था और सोचने की कोशिश करनी थी, ठीक है। जीन इकोलॉजी को आप अगर मैच कर देते डी के साथ, उसके बाद आप ऑटे इकोलॉजी और पैली इकोलॉजी के बारे में सोच लेते थोड़ा सा, टर्म्स को याद करके कि ये रिलेटिव टर्म है तो इस तरीके से मैच हो सकता है, तो आप आंसर पे पहुंच सकते थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंडेमिक क्राउन के नाम से।
क्योंकि यहाँ पे आपको हाई एंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो देखने को मिलेंगे और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी रिच। अगले क्वेश्चन में आपको वर्टिकल स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को लगाना था एक करेक्ट सीक्वेंस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से आया था, डायग्राम भी बना हुआ है ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में इसका। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन पाई जाती है, फिर आपकी मीजोस्फेयर होती है, फिर आपकी थर्मोस्फेयर होती है। थर्मोस्फेयर वाली जो लेयर है वहीं पे आपके सारे सैटेलाइट वैटेलाइट भी होते हैं, ठीक है। आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, दिस इज इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सॉइल के ऊपर था। देखिए इसका करेक्ट आंसर मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि कोई भी इसमें प्रॉपर फिटिंग बैठ रही है आंसर की। मैं आपको यहाँ पे सोर्स दिखा दे रही हूँ, एनसीईआरटी से ये दोनों डायग्राम है। अगर एनसीईआरटी के डायग्राम से हम इस आंसर को बनाने की कोशिश करें तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है ना अर्थ की, उसको बोलते हैं सॉइल की, उसको बोलते हैं होराइजन ए। और यहाँ पे आपको टॉप मोस्ट लेयर में ह्यूमस मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगी। ये देखिए ए होराइजन, तो ए होराइजन को आप टॉप सॉइल से मैच कर दीजिए, आपका सी से मैच होगा। फिर सेकेंड लेयर जो है उसे सब सॉइल कहते हैं, ये देखिए सब सॉइल लिखा हुआ है, बी होराइजन होता है, तो सब सॉइल से इसे मैच कर दीजिए। आप सेकंड को जब बी के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट को आप थर्ड सी के साथ मैच कर दीजिए, तो देखिए ए को हमने कर दिया, बी के साथ हमने मैच कर दिया आपके 2 को, ए के साथ मैच कर दिया हमने 3 को। उसके बाद आपका होराइजन सी जो है वो आपका है, नहीं हमने गलत कर दिया, मैचिंग गलत होगी। होराइजन बी यहाँ पे सब सॉइल के साथ मैच होगा, तो 2 को ए के साथ मैच करना है। तो अगर 2 को ए के साथ मैच करने में आप जाते हैं, सब सॉइल जो होती है बी, तो यहाँ पे 2 के साथ ए आपका कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है 2 ऑप्शन। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आंसर में पहुंचना मुश्किल था, मुझे समझ नहीं आया, शायद ये गलती हुई है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन में मुझे नहीं मिला। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको फॉर द नॉलेज पर्पस ध्यान रखना है कि ए होराइजन जो है वो होती है आपका टॉप सॉइल, फिर आपका जो बी होराइजन है वो होती है सब सॉइल, फिर आपका जो सी होराइजन है उसको हम बोलते हैं सॉलिड रॉक, ठीक है, या फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल। डी जो होता है आपका होराइजन या फिर जिसे बेड रॉक कहते हैं, डी होराइजन को हम पैरेंट रॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डायग्राम को आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, इस हिसाब से इसका कोई आंसर नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्वांटम फिनोमिना के ऊपर। करंट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि क्वांटम फिजिक्स लगातार न्यूज में रहता है। ये क्वेश्चन था कि कौन सा क्वांटम फिनोमिना जो था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक्सप्रेशन में उसे स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस का नाम दिया था। तो ये आपका था क्वांटम इंटेंगलमेंट। दिस इज करंट अफेयर क्वेश्चन क्योंकि क्वांटम इंटेंगलमेंट जो था वो भी, अब साइंस चेक का अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं तो आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा और ये आइंस्टाइन की टर्म के साथ रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका साइंस पे ही था, साइंस सब्जेक्ट पे, और ये भी एनसीईआरटी से था क्वेश्चन। डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी की एक मेंशन की गई है, उसको घुमा के बस क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। क्वेश्चन ये था कि 3 इक्वेशन जो मोशन की होती हैं वो किस केस में अप्लाई हो सकती हैं, और इसका करेक्ट आंसर था आपका ओनली 4। देखिए जब आपका एक्सलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये अप्लाई हो सकती हैं। ये देखिए एनसीईआरटी की स्टेटमेंट, दीज इक्वेशंस कैन ओनली बी अप्लाइड, ओनली वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये सिर्फ इस केस में अप्लाई हो सकती हैं जब आपका एक्सलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है और उस टाइम पे आपका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पे था। ये पूछा गया था कि कौन सी थ्योरी मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को डिस्कस करती है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ड्रूड लॉरेंस थ्योरी। ये देखिए क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है इनकी, जिसमें ये बताया गया है किस तरीके से मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं और फिर पोटेंशियल जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो आयोग के द्वारा दिया गया है, कमीशन के द्वारा, वो सिडविक थ्योरी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सोर्सेज हैं एनसीईआरटी में भी अगर हम देखें या फिर और सोर्सेज भी अगर हम फॉलो करें तो आंसर आपका ड्रूड एंड लॉरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट ड्वार्फ के ऊपर था। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है ये पूछा गया था। देखिए स्टार बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, या तो छोटा स्टार होगा या फिर लार्ज स्टार होगा।
जब आपका छोटा स्टार ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि धीरे धीरे वो स्टार खत्म होता है, तब वो एट द एंड आपका बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन जो बड़ा स्टार होता है, जब वो खत्म होना होता है तो वो एंड में ब्लैक होल बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए था कॉन्सेप्ट। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टफ बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। व्हाइट ड्वार्फ अगर हम इस हिसाब से देखें तो व्हाइट ड्वार्फ क्या होगा, ये बेसिकली आपका वो स्टार होगा, ये देखिए वो स्टेलर कोर होगी जो तब रह जाती है जब आपका स्टार अपना सारा फ्यूल यूज कर चुका होता है। मैंने क्या बोला अभी, जब स्मॉल स्टार जो खत्म होता है तब एंड में वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। यानी कि अब इस स्टार ने अपना सारा फ्यूल जो है उसे यूज कर लिया और ये खत्म हो गया, एंड में व्हाइट ड्वार्फ बन गया। मतलब सिर्फ एक कोर रह गई जिसको हम स्टेलर कोर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ये एक्सप्लोजन नहीं होता स्टार का, क्योंकि एक्सप्लोजन का कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लोजन का प्रोसेस जो है वो ब्लैक होल के पहले होता है, जब ब्लैक होल बनता है उससे पहले एक्सप्लोजन होता है, और ये लार्ज स्टार के साथ रिलेटेड है। सिमिलरली ना ये मैग्नेटाइज होता है ना ये रोटेटिंग होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसने अपना फ्यूल खत्म कर दिया होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए तो फ्यूल होना चाहिए ना, इसलिए आपका सी भी गलत है। बाकी अगर आप ऑप्शन बी, सी और डी देखेंगे ना तो रिलेटिव है, जैसे कि एक्सप्लोजन होना, रोटेशन होना। लेकिन ये थोड़ा अलग ऑप्शन है ए, क्योंकि इसी में सिर्फ ये बोला गया है कि उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। डी में ये बोला गया है कि वो ब्लैक होल बन जाता है, ल्यूमिनस हो जाता है, लेकिन वो ब्लैक होल नहीं बनता। व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ का तो मतलब ही छोटा हुआ, ब्लैक होल तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो इसलिए डी भी एलिमिनेट होता है। ब्लैक होल नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल तब बनता है जब स्टार जो है वो लार्ज होता है और बहुत हाई मास का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा आपका प्लेनेट है जहां पे आपका जो सनराइज है वो वेस्ट से होता है। ये बेसिकली अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अप्लाइड बेस क्वेश्चन था। कैसे अप्लाइड बेस था, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि वीनस और यूरेनस ये दोनों आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। अब एक बात बताइए, हमारी सन जो है, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट वो करती है रोटेट। वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से हमें जो सनराइज दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है, ईस्ट में। क्योंकि अर्थ ऐसे घूमने की तरफ जा रही है तो सबसे पहले ईस्ट साइड सन को फेस करती है और सन आपका ईस्ट से राइज होता है। लेकिन वीनस के केस में अगर आप समझें, यहाँ ऑप्शन वीनस ही आपका करेक्ट आंसर। वीनस में कैसे है, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो पहले जाएगा तो सन को सबसे पहले वेस्ट साइड फेस करेगी, इसीलिए जो सनराइज होगा वो वेस्ट साइड से होगा। तो आपका वेस्ट से जो सनराइज होता है वो वीनस में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यूट्रोफिकेशन के ऊपर था। ये आपका क्वेश्चन बेसिकली इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का था और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन था। यूट्रोफिकेशन टर्म एनसीईआरटी में मेंशन है। ये साइंस की जो आपकी एनसीईआरटी है, अगर आप 6 to 12 पढ़ते हैं उसमें कुछ एनवायरनमेंट के चैप्टर्स हैं, ये उसी चैप्टर में से था, ठीक है। पूछा गया यूट्रोफिकेशन क्या होता है। बेसिकली यूट्रोफिकेशन होता है जब भी आपकी लेक जो है या फिर पानी की कोई बॉडी है, अगर वो न्यूट्रिएंट एनरिच हो जाती है, उस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये बेसिकली एजिंग ऑफ लेक होती है। एजिंग ऑफ लेक का मतलब ये होता है कि लेक अब बूढ़ी होनी शुरू हो गई है। बूढ़ी कब हो जाएगी, जब वो लेक एंड में लेक बचेगी ही नहीं, ठीक है। कैसे नहीं बचेगी समझिए, वहां पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया, पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ गए, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत हाई मात्रा में आ जाते हैं। उनके आने की वजह से लेक में एल्गल ब्लूम बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो एल्गल ब्लूम जो है वो पूरी लेक के पानी को कवर कर लेते हैं। आगे चल के एल्गल ब्लूम जो है वो मरते हैं, और उनके मरने की वजह से अगर उन्हें कंजम्पशन करना है, बैक्टीरिया अगर उन्हें कंज्यूम करेंगे तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेना शुरू करेंगे लेक की। जैसे ही बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करते हैं एल्गल ब्लूम को कंज्यूम करने के लिए, उस टाइम पे आपकी ये लेक जो है इसमें ऑक्सीजन हो जाती है कम, डेफिसिट हो जाता है ऑक्सीजन का। फिर आपकी जो फिशेज हैं वो भी डाई डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। फिर एक टाइम पे फिशेज खत्म हो जाती हैं और यहाँ पे धीरे धीरे नीचे क्या बनना शुरू हो जाता है, पेड़ पौधे, मार्शी लैंड, ये सब शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे करके ये मिट्टी से भरता जाता है, सिल्टेशन होना शुरू होता है और आपके एल्गल ब्लूम बढ़ते जाते हैं और फाइनली ये जो लेक है ये एक लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस को कि एजिंग ऑफ लेक होता है, जहां पे आपकी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है पानी में।
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69th क्वेश्चन आपका टफ था थोड़ा, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको आता था तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते थे। पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी फैक्टर स्ट्रांग होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है 10⁻36 इतनी आपकी स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डीएनए। आपसे नॉट ट्रू पूछा था, देखिए ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ना है, नॉट ट्रू पूछा है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी है, इसमें कौन सी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर 20 गलत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज टर्म यूज की गई है। ऑलवेज ना एक एक्सट्रीम वर्ड है। यहाँ ये लिखा गया कि डीएनए जो है वो हमेशा ही राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। डीएनए पूछा क्यों गया? कोविड चल रहा था, डीएनए बहुत न्यूज में था, इंजेक्शन बने, वैक्सीन बनी, है ना। देखिए उसी टाइम पे आर्टिकल आया था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जून 2020 में एक आर्टिकल आया था, वहां ये बोला गया कि डीएनए हमेशा ऑलवेज राइट हैंडेड नहीं होते। देखिए होते हैं डीएनए, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए राइट हैंडेड ही होता है, लेकिन यहाँ ऑलवेज वर्ड जो है ना ये डाउट क्रिएट करता है, हमेशा ही हो। क्या पता कुछ ऐसी रिसर्च चली हो कि राइट हैंडेड की वजह से अब लेफ्ट हैंडेड भी शुरू हो गए हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भले नहीं मिलते, लेकिन चीजें ऐसी साइंटिफिक अब डेवलपमेंट होती जा रही है। तो बी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि डीएनए जो है उसके बारे में करेक्ट लिखा हुआ था आपकी मैगजीन में, साइंस की जो मैगजीन आती है, कि डीएनए हमेशा आपके राइट हैंडेड नहीं होते। तो ऑलवेज वर्ड की वजह से भी आपका ये बी ऑप्शन गलत था। नॉट ट्रू में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जर्मन सिल्वर जो है वो किस दो मेटल्स का एलॉय होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन था, बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका, अगर आपको ये पता रहता कि कॉपर और निकल से बेसिकली ये बनती है, तो आप कॉपर निकल को सिलेक्ट यहाँ पे कर लेते। सॉरी, कॉपर और जिंक से ये बनती है, तो कॉपर जिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, थर्ड निकल ऐड हो गया, ठीक है। इन तीनों से आपकी एलॉय बनती है। नेक्स्ट था कि टच स्टिमुलस पे जब ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका थिग्मोट्रोपिज्म है। ट्रोपिज्म बेसिकली यही दिखाता है कि स्टिमुलस होने की वजह से जब चीजें डेवलप होती हैं। ग्रेविटोट्रोपिज्म का मतलब हो गया कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ने एज अ स्टिमुलस काम किया और फिर ग्रोथ होना शुरू हुआ। इसी तरीके से किसी टच ने अगर कोई काम किया तो उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, टच की वजह से काम हुआ। फोटोट्रोपिज्म का मतलब लाइट की वजह से डेवलपमेंट और ग्रोथ शुरू हुआ। कीमो का मतलब केमिकल की वजह से। अब मैं ये सोचूं कि अगर आपको ये नहीं पता इसका आंसर, लेकिन आप बाकी टर्म्स तो समझ सकते हैं ना, ग्रेवी मतलब ग्रेविटी, फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल, तो ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे, बचा क्या? थिग्मो, क्योंकि टच से फिर थिग्मो ही होगा और करेक्ट आंसर भी थिग्मो ही था। ये एक ट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है जिसमें कि आपका ये स्टिमुलस की तरह वर्क करता है और प्लांट में ग्रोथ होनी जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो स्टेम है वो सन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, रूट्स जो है वो सॉइल से निकलनी शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली और टाइप्स के भी आपके ट्रोपिज्म होते हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म जो है वो लाइट डायरेक्शन पे होता है, जितनी लाइट ज्यादा होगी उतना ज्यादा ग्रोथ आने लगेगा। 73rd क्वेश्चन था ब्रैग लॉ जो है साइंस में वो आपका किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड है। दिस इज अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाइज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, उसमें इंडिया के बारे में जब बात की गई है, डाइवर्सिटी की, इकोलॉजी की, तब ये स्टेटमेंट वहां मिल जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी यानी कि जो साइंस की 12th की एनसीईआरटी है उसमें भी ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पूछा ये गया है कि इंडिया का ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कितने परसेंट है? तो इंडिया का ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8% है। वहां ये मेंशन किया गया है कि लैंड हमारे पास 2.4% है केवल, लेकिन अगर स्पीशीज की डाइवर्सिटी की बात करें तो पूरे ग्लोब में हमारे पास 8% स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। 75th क्वेश्चन था कि पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब प्लांट। फिर अब ये पूछा गया डेजर्ट कंडीशन वालों को क्या बोलते हैं? अब अगर आपको नहीं भी पता डेजर्ट वालों को क्या बोलते हैं, तो पहले तो फाइट वर्ड आएगा एंड में। डेजर्ट जो कंडीशन होती है उसको अगर आपने पढ़ा हो साइंटिफिकली, ज़राच बोलते हैं। तो जेड टर्म देखिए, ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। ज़ेरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं
जो कि डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होते हैं और ये अपनी लीव्स को, अपने स्टेम को इतना थिक कर लेते हैं कि वहां पे उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा गहरी होती हैं ताकि नीचे से जाके जमीन से पानी ले पाए। बाकी सारे ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि हेलोफाइट्स का मतलब होता है सेलाइन, ठीक है। तो मीजोफाइट जो है वो मिड कंडीशन जो होती है टेम्परेचर की, वहां पे ग्रो होते हैं। जेरो इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसके साथ हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं पेपर 1 के जेके पीसीएस के। बस 25 क्वेश्चन आखिरी बचे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।